वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले तो ये जानेंगे कि ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ठीक है ना। तो इससे पिछले चैप्टर में आपको हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिनको हम दूसरे शब्दों में क्या कह रहे थे, मानक अपचयन विभव भी कह रहे थे, वो कैसे ज्ञात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से, उसके बारे में हमने सीखा था, ठीक है ना। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, धातुओं की जो E0 वैल्यू होती है, इसको क्रमांगत क्रम में, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, इनको अगर हम रखते हैं E0 वैल्यूज के मानों को, तो उससे जो हमारे श्रेणी प्राप्त होती है उसको कहते हैं हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ये अलग अलग किताबों में आपको, ये अलग अलग नोट्स में अलग अलग दिख सकती है। तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए हम इन वैल्यूज को देखेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे अधिक धनात्मक मान जो कि फ्लोरीन अर्ध सेल का होता है इलेक्ट्रोड विभव, तो वहां से हम मान लिखने शुरू करते हैं और ये कम होते चले जाते हैं, ज्यादा धनात्मक से कम धनात्मक होते चले जाते हैं और घटते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको 0 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। और ये 0 वोल्ट कब प्राप्त होता है, आपको याद आ रहा है कि 0 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। और ये फिर नीचे टूवर्ड्स टू लिथियम तक ये वैल्यूज आपकी कम होते चली जाती है। तो एक सामान्य जानकारी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपका ये E0 वैल्यू है वोल्ट में, वो आपकी फ्लोरीन अर्ध सेल के लिए होती है। और हमने E0 वैल्यू कब प्राप्त होती है ये भी बताया था, 298 केल्विन आपका क्या होना चाहिए, ताप। और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड आप ले रहे हैं तो उसका जो प्रेशर है वो 1 बार के बराबर होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोलाइट उसमें सेमी सेल में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 m होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये अपचयन विभव है, तो सबसे ज्यादा जो आपकी प्लस वैल्यू है प्लस 2.87, ये होती है आपकी फ्लोरीन अर्ध सेल के लिए, इतना वोल्ट है इस पर, ठीक है ना। तो फ्लोरीन अर्ध सेल को अगर आप दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, E0 अपचयन वाला है अपॉन F2। वैसे यहाँ पे ऑब्वियसली 2F होगा, लेकिन इस तरीके से हम दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो सेल अभिक्रिया आपकी होगी वो अपचयन वाली सेल अभिक्रिया आपको दिखाएंगे। और ये जो आपका है ये आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए होगा आपका E0 फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप इसका अपचयन विभव इतना होगा। और फाइनली जो आपका सबसे ऋणात्मक जो मान होता है वो आपका लिथियम का अपचयन विभव सेमी सेल का सबसे कम होता है और इसकी वैल्यू है -3.05 वोल्ट। तो इस प्रकार से एक श्रेणी हमारी यहाँ पे बनती है। इसको हाफ H2 लिख सकते हैं, या H2 मैंने गैस कह दिया तो समझ जाएंगे आप कि इस तरीके से है। और इसको 2H भी कह सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपकी प्राप्त होंगी। तो ये हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान करती हैं जो रसायन विज्ञान के कई फिनोमिनन्स को समझने में हमारी मदद करती है। तो देख लेते हैं इसमें होता क्या है कि जब हम धनात्मक मानों से नीचे की ओर जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में E0 वैल्यूज का मान क्या होता है, कम होने लगता है। ये नीचे की ओर कम हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका रिजल्टेंट, हमें इसका परिणाम क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो अपचायक क्षमता है, अपचायक क्षमता, ठीक है ना, मतलब रिड्यूसिंग कैपेसिटी, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, अपचायक क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसको दोबारा से भी समझ लेंगे कि जितने नीचे की ओर जो आपका एलिमेंट होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया कि अगर उसका रिड्यूसिंग, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका अपने आप में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, स्वयं का इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। एक दूसरे शब्दों में इसको और अच्छे से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं
कि जितना आपकी E0 वैल्यू कम होती है तो वो उतना ही अच्छा क्या होता है, अपचायक होता है। एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, इन तीनों को ही हम समझ लेते हैं कि जैसे जैसे मान कम होंगे वैसे अपचायक क्षमता आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की आपकी पॉजिटिव 2.87 थी और हाइड्रोजन की 0 थी, ठीक है ना। तो फ्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन क्या हो गया, ज्यादा प्रबल अपचायक है, और हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा प्रबल अपचायक कौन होगा, लिथियम होगा, ठीक है ना। बात आपकी समझ में आ गई होगी मेरी समझ से। और इसके बीच में जो डिफरेंट टाइप के आपने मेटल्स या सेमी मेटल्स वगैरह ले रखे हैं, उनके द्वारा जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार की गई है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। और इसका अपोजिट क्या होता है, अगर हम इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अपवर्ड, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे इसके विपरीत परिणाम हमें मिलते हैं। तो वहां ऑक्सीकरण क्षमता जो होती है पदार्थ की, वो क्या होती है, इनहेंस होती है, वो बढ़ते चली जाती है, अर्थात वो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या प्रबल ऑक्सीकारक वो पदार्थ होता है। ठीक हो गया। एक चीज और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, वो जो महत्वपूर्ण फिनोमिनन है वो क्या होता है, इसी से हम समझ लेंगे कि जो ये हाइड्रोजन का, लेकिन आप नोट भी करते रहिए, ये हाइड्रोजन का जो आपका E0 वैल्यू है वो कितना था, 0 वोल्ट था। तो जितने भी आपके जो मेटल्स होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर E0 वैल्यू क्या है आपकी, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ठीक है ना, ये ऋणात्मक वैल्यू अगर आपकी है तो वो प्रबल अपचायक होगा। किससे प्रबल अपचायक होगा, वो आपका किससे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, या हाइड्रोजन सेमी सेल से, या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वो ज्यादा प्रबल अपचायक होगा। अगर धनात्मक मान होंगे तो इसके विपरीत आपको परिणाम मिलेंगे कि अगर E0 वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव में है, तो वो दुर्बल अपचायक होंगे किसकी तुलना में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण फिनोमिनन है। इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आगे की जो चीजें होती हैं, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें जो जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसी फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए हम उनकी बात करेंगे। तो ये आपको बहुत क्लियर हो गया, इन चीजों को आप देख लेंगे किस तरीके से अपचायक क्षमता में वृद्धि हो रही है। अब इसी के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्व की बात हम करते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्व की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले इसमें जो फिनोमिनन है वो आता है आपकी धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है। तो सबसे पहले कि मेटल या धातु कितनी क्रियाशील है उसका पता हम कैसे चलाएंगे। धातु की क्रियाशीलता, इसको हमने जांचना है, ठीक है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करना है, विच मेटल इज मच मोर रिएक्टिव देन द अदर्स। तो इसके लिए आप यहां पे जिन चीजों को देखेंगे वो क्या है, E0 वैल्यू को मापेंगे, जब आप देखेंगे तो अपने आप आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो इसमें होता क्या है, E0 वैल्यू जितनी कम होती है, जितनी कम मेटल आपका जो होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। मेटल उतना ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना, ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक हो गया, मैं क्रियाशील लिख दे रहा हूं, होगा ये आप स्वयं लिख लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें से एक सिंपल से उदाहरण को लेके हम इसमें चलते हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि जो कॉपर है, कॉपर की जो E0 वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.34 वोल्ट थी, ठीक है, याद आ गया आपको। और आपको जिंक की E0 वैल्यू भी पता है, Zn इसको लिख दे रहा हूं मैं, और ये थी -0.76 वोल्ट। ठीक हो गया। अब अगर आपको ये वैल्यूज दी गई हैं और आपसे पूछा जाता है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हु इज मच मोर रिएक्टिव देन द अदर्स, तो ये आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिंक की जो E0 वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो ये ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील हो रहा होगा, ये ज्यादा क्रियाशील होता होगा किसके बनिस्पत, कॉपर के बनिस्पत। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम आगे की ओर लेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे
कि होता क्या है, जब अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया हम करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, लेकिन कॉपर के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया डाइल्यूट एसिड्स के साथ हम करते हैं तो वी कैन नॉट फाउंड हाइड्रोजन गैस एट दैट इन दिस रिएक्शन। समझ गए ना? तो ये चीज आपको समझ में आई कि धातु की क्रियाशीलता किस तरीके से होती है। तो कम्पिटेटिव वे में भी इसमें कई क्वेश्चन आपके आते हैं, उसने ए बी सी डी करके डिफरेंट वैल्यूज आपको देगा कि इनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए या क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसी फिनोमिनन को आप ध्यान में रखेंगे कि E0 वैल्यू जितनी कम मेटल उतना ज्यादा क्रियाशील, और उसी के द्वारा आप उनको देख पाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये लिथियम क्या था, -3.05 हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता होगा। तो ये धातु की क्रियाशीलता के क्रम को हम कैसे जांचते हैं, उसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आइए अब इसका दूसरा इंपोर्टेंस की बात करते हैं। तो अब हम दूसरी इंपोर्टेंस की बात जो कर रहे हैं वो क्या है कि E0 वैल्यू से ही हमें पता चल जाता है कि कोई रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना, कि कोई रिडॉक्स अभिक्रिया पॉसिबल है या नहीं है। ठीक, कि पॉसिबिलिटी और फेसिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना। ठीक, ये संभव होगी या नहीं होगी, रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना ज्ञात करना, ये हम यहां पे जानेंगे। ठीक है ना? तो इसको इजी वे में मैं दो तरीके से बता दूंगा आपको। नंबर 1, मैथमेटिकल वर्जन में क्या होता है कि अगर आपको क्या दिया गया है, दोनों सेमी सेल्स की क्या दी गई हैं, E0 वैल्यूज दी गई हैं। तो सेल की अगर जो E0 सेल है वो क्या आता है, E0 सेल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? अगर आपको E0 सेल कैसा प्राप्त हुआ, धनात्मक प्राप्त हुआ, तो आप कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया संभव है। ठीक है ना? धनात्मक E0 सेल की वैल्यू आपकी होगी तो वो रासायनिक अभिक्रिया या वो रिडॉक्स अभिक्रिया संभव होती है। और अगर ये जो E0 आपकी वैल्यू है सेल की, वो काय में आ गई, वो ऋणात्मक में आ गई, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो उस समय में जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ये पॉसिबल ही नहीं होगी। एक तीसरा फिनोमिनन भी हो सकता है कि E0 सेल जो आपका है वो क्या आ गया, आपका 0 आ गया। ठीक है ना? तो कभी E0 सेल आपका 0 आ गया तो वो कंडीशन क्या होती है कि उस स्थिति में ये जो रिडॉक्स अभिक्रिया आपकी है वो साम्यावस्था में होती है। लेकिन हम जो बात करेंगे इन दोनों पॉसिबिलिटीज पे ही हम अपनी बात करते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल के द्वारा पता करते हैं कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो देख लेते हैं हम कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में इसकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं। Fe2 पॉजिटिव एक्वस ये इसमें दिया गया है, प्लस कॉपर सॉलिड है, और यहाँ पे आयरन आपका रिड्यूस हो जा रहा है और कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ये एक रिएक्शन इसने दी है। ठीक है? और जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, इसने वैल्यूज यहां पे दी। E0 सेल तो फिर निकालेंगे हम, पहले इसने दी दिया आयरन के लिए। E0 आयरन के लिए जो दिया गया है उसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट, और कॉपर हम कई बार कर चुके हैं, तो मेरी समझ से तो अब तक याद भी हो गया होगा आपको कॉपर का E0 वैल्यू का मान ये कितना होता है, पता है आपको, +0.34 वोल्ट इसकी वैल्यू। ठीक है ना? तो इन वैल्यूज से भी हम अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले मैथमेटिकली इसका अंदाज लगाएंगे। तो आपको पहले से पता है कि हमने जब E0 सेल की हम बात करते थे तो ये क्या होता था, E राइट माइनस E लेफ्ट करके आपको बताया गया है। E राइट माइनस E लेफ्ट के द्वारा इसको हम दिखाते थे, और लेफ्ट में आपका एनोड होता था। कल मैंने लोन की बात करी थी, एनोड होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देख ले रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो ये कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि आयरन का इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही। तो इसी को आप
ई कैथोड माइनस ई एनोड कह सकते हैं। और आपको पता है कि कॉपर एनोड का वर्क करेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैथोड का वर्क कौन करेगा? E0 आपका जो आयरन है Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe, और ये जो आपका है ये कॉपर की वैल्यू यहां पे आपने कॉपर सेमी सेल की वैल्यू रखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है ये पता है आपको 0.44 वोल्ट है, और माइनस कॉपर की वैल्यू है जो आपकी देख रहे हैं आप कितनी थी? प्लस 0.34। ये आपने यहाँ पे इसको लिख लिया। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो ये जो टोटल वैल्यू आपकी आई ये नेगेटिव आ गई, इनको आपने देख लिया। माइनस 0.78 वोल्ट आपकी इसकी वैल्यू आ गई। तो इससे क्या पता चला कि ये अभिक्रिया आपकी पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नॉट पॉसिबल हो जाता है। अगर पॉजिटिव आती तो अभिक्रिया पॉसिबल होती। एक दूसरे मायने में विदाउट कैलकुलेशन भी हम इसको पता कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? बिल्कुल फटाफट इसमें से देख लें। देख रहे हैं हम आयरन की वैल्यू क्या है? माइनस में है, जबकि कॉपर की कायम है प्लस में है। तो जिसकी ज्यादा माइनस में होगी तो वो क्या होगा? प्रबल अपचायक होगा। अगर वो प्रबल अपचायक होगा तो वो दूसरे का क्या कर रहा होगा? ऑक्सीकरण कर रहा होगा। ठीक है ना? तो दूसरे को वो प्रबल अपचायक के रूप में है तो दूसरे को वो ऑक्सीकृत कर पा रहा होगा। इस वाले फिनोमिनन की मदद से भी हम अपनी रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में दूसरा यूज कि लवण विलयनों से जो लवण सॉल्यूशन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो लवण सॉल्यूशन जो आपके हैं उनके उसमें से अगर कोई दूसरी धातु उसमें हम रखें तो वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही सेम फिनोमिनन आपका तनु विलयनों से हाइड्रोजनों को, हाइड्रोजन के लिए भी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आता है। तो लवण विलयन से धातु का विस्थापन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ये होगा या नहीं होगा इसको हम यहां पे देखेंगे। ठीक है ना? तो इसका क्या फिनोमिनन है? अगर जो ये लवण विलयन है, जो भी आप लवण विलयन ले रहे हैं, लवण विलयन का मतलब कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसमें दूसरी धातु आप डाल रहे हैं और इस धातु का जो E0 मान होता है, का E0 मान कम होता है। तो उस स्थिति में वो धातु क्या होती है? लवण विलयन से धातु को क्या कर लेती है? डिस्प्लेस कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देख लेते हैं कि हमने जिंक को लिया कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आपका इस प्रकार की स्थिति आपकी इसमें आई। दोबारा से देख लें, ये हमारा क्या है? लवण विलयन कौन सा है? कॉपर सल्फेट। और इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर को आपने डिस्प्लेस करना है, तो धातु का विस्थापन करना है। तो इसमें कैसी धातु लेनी चाहिए हमने, उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम जिंक ले रहे हैं तो जिंक का E0 मान क्या होता है? कॉपर से कम होता है। पता है आपको माइनस 0.76 है इसका जबकि पॉजिटिव में है। तो तब क्या होगा? ये अभिक्रिया आपकी क्या होगी? पॉसिबल होगी। अब अगर इसके स्थान पर क्या होता है? जिंक के स्थान पर ऐसा मेटल होता है जिसकी E0 वैल्यू क्या है? कॉपर से ज्यादा है। ठीक है ना? तो कोई भी पदार्थ जिसकी E0 वैल्यू कॉपर से ज्यादा होगी, तो अगर उसको आप यहां पे लेंगे तो वो इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देगा। तो लवण विलयन से धातु का विस्थापन किस प्रकार से हो पाता है, इसको भी आपने यहां पे समझा। सिमिलरली ऐसा ही एक और एप्लीकेशन है जिसमें क्या करते हैं हम कि तनु विलयन लेते हैं, तनु अम्ल लेते हैं और तनु अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन की बात हम करते हैं। ठीक है ना? धातु द्वारा तनु अम्ल से
H2 का विस्थापन। ठीक है, तो H2 के विस्थापन की बात हम इसमें कर रहे हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो E0 वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो ये क्या पॉसिबल होता है, यदि जो आपकी धातु है उसकी E0 वैल्यू नेगेटिव होती है, धातु की E0 वैल्यू क्या है, ऋणात्मक, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी। लेकिन अगर E0 वैल्यू धातु की क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका हाइड्रोजन आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना, तो सिंपल से पहले के जो हमने उदाहरण ले रखे हैं उसी तरीके के हम कर सकते हैं कि आपने जिंक लिया और आपने एसिड ले लिया, हाइड्रोजन आयन के रूप में हम ये एसिड से प्राप्त हुए हमें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और हाइड्रोजन गैस हमें इसमें प्राप्त हो रही है। ये पॉसिबल है क्योंकि Zn की जो E0 वैल्यू है कि वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, लिथियम इत्यादि और जो भी आपके आयरन जिनकी भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो इस प्रकार की रिएक्शंस देंगे। लेकिन जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, उनकी E0 वैल्यू क्या होती है, जैसे कॉपर की है आपकी E0 वैल्यू, तो कॉपर की E0 वैल्यू आपकी प्लस 0.34 है, तो वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। तो ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण आपके पुस्तक में हैं और इसी से मिलता जुलता एक और भी एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन होता बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जो मैंने बताने का आपको प्रयास किया, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर जितने भी आपके इसके पजल्स हैं, इनको आप उन पजल्स को इसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।